चलो जी, तो अब हम ये बात करेंगे कि अगर हम कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दें तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। पार्शियली का मतलब क्या है, पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा भरना है। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, ये टॉपिक है, ये हमको स्टडी करना है कि कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, लेकिन इस बार कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल नहीं किया हुआ है। देखो कैपेसिटर के अंदर क्या होता है कि दो प्लेट्स होती हैं और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रही है और दोनों प्लेट्स को चार्ज किया हुआ होता है। ऊपर वाली प्लेट पे सपोज पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है डी, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी है। अब इन दोनों प्लेट्स का एरिया कंसिडर कर लो ए। हमने क्या किया कि दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया, लेकिन इस बार जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी थिकनेस डी के बराबर नहीं है, डी से कुछ कम है। ठीक है, मान लो आपने जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया है ना, उसकी जो थिकनेस है वो है टी। कोई टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया, कितनी थिकनेस का, टी, और टी क्या है, डी से कम है ना। ये पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना, ये पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये चार्ज हैं, चार्ज होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बताओ, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नोट, ई नोट लिख रहा हूं मैं इसको। ई नोट आपको पता ही है कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, जिसको आप क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट भी लिख सकते हो। ये जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा ई नोट। ई नोट कितना होता है, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं फिल करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, जो कि क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, आपको पता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कम कर देता है। और कितना कम करेगा, तो जितना मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने टाइम्स कम करेगा। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये के टाइम्स डिक्रीज होते हैं और कैपेसिटेंस क्या होता है, के टाइम्स इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे जितने जगह पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया उतनी जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो चुका होगा, इसके अंदर अलग है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको मैं ई बोल रहा हूँ। और वो ई कितना होगा, ई होगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट। मतलब बाहर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका उससे के टाइम्स कम है, तो अपॉन में क्या आएगा, इसमें के टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है। तो बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, इसको आप ये भी लिख सकते हो, सिग्मा को क्यू बाई ए लिख के। ठीक है, तो जहां पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना रहेगा, है ना। दोनों जगह पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर अलग है बाहर अलग है। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि अब ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया। भाई सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो रखा है लेकिन वो कंप्लीटली नहीं रखा, आपने क्या थोड़ी सी एक टी थिकनेस का एक स्लैब रख दिया। अब जो टी थिकनेस है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कितना हो जाएगा कार्तिक, कितना डिक्रीज होगा, के टाइम्स डिक्रीज होगा। और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नोट, तो अंदर कितना होगा, ई नोट बाई के, है ना। तो ई नोट बाई के को आप सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट लिख सकते हो और सिग्मा को क्यू बाई ए ऐसे लिख सकते हो। हमको ये कैलकुलेट करना है कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, मतलब मुझे V कैलकुलेट करना होगा। V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो V कैसे कैलकुलेट करोगे, तो V कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है। आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, जिसको E इक्वल्स टू वी बाई डी भी लिख सकते हो आप। और जब V कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, V इक्वल्स टू आता है E इंटू डी। इन दोनों प्लेट्स के बीच में वो रीजन बताओ, वो जगह बताओ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है। यहाँ पे ई नोट है, यहाँ पे ई नोट है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, डी, ये कितना है टी, तो ये माइनस कर दो, इसमें से क्या आएगा डी माइनस। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है, तो ई नोट इंटू क्या करोगे, डी माइनस टी करोगे, तो आपको उस रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है। लेकिन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है उस रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो भी ऐड होगा, तब जाके टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो ये वाला जो रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई है और डिस्टेंस कितनी है इसकी, टी है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टी से।
ये स्टेप समझ में आ रही है क्या? वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है वो है डी माइनस टी तक, तो ई नोट को डी माइनस टी से मल्टीप्लाई किया, और वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ना, वो है टी थिकनेस तक, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए ई को टी से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों को ऐड कर लिया, तो ये आ गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अपने पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है। ओके, तो अब जो ई है उसको क्या लिख सकते हो? देखो ई को आप यहां पे अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या लिख सकते हो? ई नोट बाई के। भाई अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है वो किसके बराबर होता है? ई नोट बाई के बराबर होता है, तो मैंने इसको ई नोट बाई के लिख दिया, तो मैं इसको लिख सकता हूं ई नोट बाई के इंटू टी। ठीक है, ई नोट कॉमन ले लो, क्या आएगा? डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ई नोट को क्या लिख सकते हो? सिग्मा अपॉन अपसाइल नोट, जिसको आप क्यू बाई ए अपसाइल नोट भी लिख सकते हो, तो मैंने क्या लिखा? क्यू बाई ए अपसाइल नोट लिख दिया इसको, डी माइनस टी प्लस टी बाई के आ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, और इसके बाद में क्या करना है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला Q अपॉन वी। वी की वैल्यू ये पुट करेंगे, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? Q हमेशा कैंसिल होगा, है ना, फॉर्मूले के अंदर। और फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या होगा? तो C इक्वल्स टू ये होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये लो जी, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला कि जब आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करते हो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में, अगर कंप्लीटली फिल किया हुआ है तब तो कैपेसिटेंस होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। लेकिन जब आप पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करते हो, पार्शियली का मतलब है थोड़ा सा फिल कर दिया, है ना, तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब इसमें एक दो स्पेशल केस होते हैं। क्या हो सकता है स्पेशल केस? कि हो सकता है एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जगह आप 2 या 3 डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दो, तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस कितना होगा? तो बिल्कुल आसान है वो केस। देखो भाई, ये भी तो हो सकता है कि आप एक की बजाय कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दो। जैसे मैंने ये 2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिए और दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और K2, थिकनेस है T1 और T2, C इक्वल्स टू कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा? तो यहां पे ध्यान दो, कितने डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिए? 2। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K1, एक का कितना है? K2, और थिकनेस कितनी है? T1 और T2। ठीक है, अब सोच के बताओ, जब आपने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया था तो फॉर्मूला क्या बना था? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, है ना। जब 2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करोगे तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस क्या करना होता है अपन को? थिकनेस। टी क्या है? थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे 2 डाइलेक्ट्रिक है तो दोनों की थिकनेस को माइनस करो, माइनस T1 माइनस T2, और ऐड क्या करना है लास्ट में? देखो T अपॉन के, मतलब थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसकी थिकनेस T1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, तो क्या करूंगा? T1 अपॉन, और इसको क्या करूंगा? T2 अपॉन K2। अब मान लो मैंने ऐसे ही एक और डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में, उस कंडीशन में बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा? तीसरा होता तो D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 और प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 और आ जाता। अब ऐसे चाहे आप कितने भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दो, अपन को घबराने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला उतना ही बड़ा होता जाएगा। बिल्कुल आसान है एकदम। तो जो एक मतलब एक स्लेब वाला जो फॉर्मूला है ना, उसको याद रखोगे और उसके अकॉर्डिंग आप कितने भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप ये फॉर्मूला मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। एक चीज और याद रखो कि ये जो दोनों डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इनमें से एक मेटल का स्लेब भी हो सकता है। किसका स्लेब हो सकता है? मेटल का। अगर इन दोनों में से अगर एक मेटल का स्लेब हुआ, अगर इन दोनों में से एक मेटल का स्लेब है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर इन दोनों में से एक मेटल का, तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? दोनों में से एक, या दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, कुछ भी हो। लेकिन अगर मेटल का स्लेब आपने दोनों प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दिया तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इनफाइनाइट। तो उस कंडीशन में, जैसे मान लो ये सेकंड वाला जो स्लेब है ये मेटल का बना है, तो इसका K2 ये कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। और K2 इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये वाली टर्म क्या आएगी? 0। इसका मतलब बाकी जो बचा वही आपका आंसर है, यानी D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1। ये वाली टर्म हट जाएगी अपने आप ही, क्योंकि
जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, सॉरी मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, इसलिए वो वाली टर्म हटा देनी है। कहाँ पे, यहाँ पे हटेगी, यहाँ मत हटा देना उसको, यहाँ तो माइनस हो गई। अच्छा ये एक ही स्लेब इंसर्ट कर रखा है और ये भी मेटल का है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो एक ही है तो ये के इनफाइनाइट पुट करके इसको हटा दो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी आंसर हो जाएगा। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है अपने पास, इसको आप कैसे भी मॉडिफाई करके यूज करो। एक डाइलेक्ट्रिक है, दो है, कोई मेटल का आ गया स्लेब है ना, इस तरीके से। तो कितने भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप इजीली इसको यूज कर सकते हो, फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हो।